हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में साम्यावस्था क्या हुआ था उसको देख लिया था। जैसे साम्यावस्था किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं का वेग क्या होता है, समान होता है, क्या कहलाता है, रासायनिक साम्यावस्था कहलाता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज वही हो गया ना, देने की क्रिया और लेने की क्रिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या आपके पास कितने रुपए है, 100 रुपए है। ठीक है, मेरे पास कितने हैं, 100 रुपए। ठीक है, मतलब हम लोग कैसे हैं, साम्यावस्था में है। हम दोनों के पास पैसे की ना तो कम मात्रा की नहीं कह रहेगी, ज्यादा मात्रा। लेकिन ध्यान देंगे, बराबर मात्रा रहेगी, लेकिन साम्यावस्था गतिक होता है। एक लाइन बोला मैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, हम दोनों के पास पैसे की मात्रा तो उतनी रहेगी जरूर, इतना ये तो ठीक है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, हम लोग क्या रहेंगे, गति करेंगे। मतलब हमारे द्वारा, हम दोनों के द्वारा एक दूसरे को पैसे देने की जो गति है वो क्या रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, आपके पास 100 रुपए है, मेरे पास कितने रुपए है, 100 रुपए। मैं आपको 50 दूंगा तो आप मेरे फिर 50 रिटर्न करोगे, फिर 50 दूंगा, फिर 50 क्या करोगे, रिटर्न करोगे। मतलब ये कहना ये चाहता हूं कि अभिक्रिया क्या होता रहेगा, चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। हाँ, आपका 100 रुपए है, मेरे पास भी 100 रुपए ही रहेगा, लेकिन ये जो प्रक्रिया है क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। अर्थात ये होता है कि साम्यावस्था गतिक प्रकृति का होता है। कैसा होता है, गतिक प्रकृति का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। ठीक है, भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। अब ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, देखो होता क्या है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, आप सबको मालूम होगा। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक क्या होता है, गैस। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक ठोस बर्फ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, बर्फ। उस बर्फ को पिघला देंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। और वाटर को उबाल देंगे तो क्या बन जाएगा, गैस। तो 3 अवस्था हो गया नहीं, मतलब एक ही व्यक्ति के विभिन्न रूप, अर्थात 3 रूप हो गया यहाँ पर। ठीक है, पानी का 3 रूप हो गया, एक तो लिक्विड रूप हो गया, लिक्विड रूप हो गया, ठोस रूप हो गया, और एक क्या हो जाएगा, गैस। तो पानी का 3 रूप, हाँ तो वही है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। अर्थात पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और क्या होता है, गैस। समझ में आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब होगा क्या भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। तो हमारे पास जो ठोस, द्रव और गैस है, तो इन तीनों को एक दूसरे में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसी को देखना है अपने को एक्चुअल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब होगा क्या, अब देखेंगे। सबसे पहले पहला होगा मेरे पास क्या, ठोस। ठोस को चेंज करना है लिक्विड में, अर्थात द्रव में चेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ठोस को किसमें चेंज करेंगे, द्रव में, पहला काम हुआ। दूसरा काम, द्रव को चेंज करेंगे गैस में। तीसरा काम, ठोस को चेंज करेंगे किसमें, गैस में। कैसे होगा समझेंगे। जैसे मेरे पास क्या होता है, बर्फ होता है, तो बर्फ को मैं पानी बना सकता हूं नहीं, पहला काम। दूसरा, पानी जो रहता है मेरे पास, पानी को उबाल दूंगा तो गैस बन जाएगा नहीं, दूसरा काम। ठीक है, तीसरा क्या होगा, ठोस को डायरेक्ट किस में चेंज करेंगे, गैस में। सोचिए होता है कि नहीं होता ये काम, बिल्कुल होता है। आपके घर में कपूर होगा, कपूर कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। यदि कपूर को हम लोग क्या कर देंगे, जला देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल से वो डायरेक्ट जल के क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो वही है, ठोस को डायरेक्ट किस में चेंज करेंगे, गैस में। तो हमारे पास टोटल 3 वर्ग का हो गया। क्या क्या, ठोस को किस में चेंज करेंगे, द्रव, द्रव को गैस, और ठोस को किस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट गैस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे ये 3 हो गया। अब ये जो तीनों घटनाएं हैं उसको हम एक एक करके पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं। पहला काम क्या है हमारे पास, ये देखिए, ठोस से क्या बनाएंगे, इसको द्रव बनाएंगे। अर्थात हमारे पास क्या रहेगा, बर्फ रहेगा। जी हाँ, उसी बर्फ को क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या, पहला काम। अब एक्चुअल में इन दोनों के बीच में साम्यावस्था कैसे होगा उसको देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान ये रखना है कि जब भी साम्यावस्था होगा, जब भी साम्यावस्था होगा, उस समय पात्र बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बंद पात्र होना चाहिए। ये लिख दिया, देखिए फिर तीनों कंडीशन में ना, जब इन तीनों को इन तीनों में परिवर्तित करेंगे, उस कंडीशन में पात्र क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अर्थात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में जब साम्यावस्था बनेगा, मतलब पात्र क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, बंद होना चाहिए, तभी साम्यावस्था बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा बात, उत्क्रमणीय होना चाहिए। ये तो 100% है, साम्यावस्था मतलब उत्क्रमणीय होना चाहिए, अर्थात दोनों दिशाओं में होना चाहिए। इसलिए मैंने दोनों तरफ की कंडीशन लिखा है। अगला काम क्या है कि जब भी इन दोनों में साम्यावस्था होगा ऐसे ऐसे, तो पात्र क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, बंद होना चाहिए। ये कंडीशन था। ठीक है, अब चेंज करेंगे या फिर साम्यावस्था स्थापित करेंगे। पहला काम किनके बीच करेंगे, ठोस से क्या बनाएंगे, द्रव, और द्रव से क्या बनाएंगे, ठोस। ये दोनों एक साथ होगा। ठीक है, अब कैसे होगा उसको देखते हैं।
होता क्या है, आपके पास एक थर्मस होता है, सब जानते हो थर्मस क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा, एक तो थर्मस रहेगा, क्या रहेगा, थर्मस। उसमें लेंगे, एक लेंगे क्या, बर्फ लेंगे, क्या लेंगे, बर्फ। और जितनी मात्रा में बर्फ है उतना मात्रा में क्या लेंगे फ्रेंड्स, क्या लेंगे, पानी लेंगे, क्या लेंगे, पानी। तो यदि हमारे पास क्या रहेगा, एक थर्मस है, हमारे पास क्या है, एक तो थर्मस, समझेंगे। ये मेरे पास क्या है, थर्मस। थर्मस में लिया मैंने क्या, बर्फ लिया, और इसी थर्मस में क्या लिया मैंने, पानी। ध्यान देंगे, और इन दोनों की मात्राएं कैसी है, समान, अर्थात इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान समझते नहीं, कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है वह उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। अब समझेंगे, ये बर्फ जितने स्थान घेर रहा है वह उसका क्या है, द्रव्यमान है। पानी जितना स्थान घेर रहा है वह उसका क्या है, द्रव्यमान है। तो दोनों का द्रव्यमान हो गया। तो समय के साथ इसके द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पूरा बर्फ क्या बन जाए, पानी। समझ रहे क्या बोल रहा हूं। एक्चुअल में क्या होगा, बर्फ को हम लोग सिंपल यहां पर रख देंगे, खुले जगह में, खुले स्थान पर यदि हम बर्फ को रख देंगे तो वो बर्फ क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा इस टेम्परेचर के कारण, ठीक है। लेकिन यदि थर्मस में रखे हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जो बर्फ है पूरा पिघल के क्या बन जाए, जल। और ऐसा भी नहीं होगा कि जल जो है पूरा जमकर क्या बन जाए, बर्फ। ये दोनों नहीं होगा, मतलब कंप्लीटली नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअल में होगा दोनों क्रिया। मैंने अभी बताया था आपको, साम्यावस्था क्या होता है, गतिक होता है। साम्यावस्था क्या होता है, गतिक होता है। मतलब यहां पर होगा क्या, बर्फ धीरे धीरे, देखो बर्फ के अणु है और यहाँ पर जल के अणु, दो तो पदार्थ है यहाँ पर, ठीक है। एक किसके अणु है, बर्फ के अणु, और दूसरा कौन है, जल के अणु। तो बर्फ के अणु और जल के अणु दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे। बर्फ के अणु और जल के अणु दोनों आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। अब बिल्कुल है, यदि बर्फ जल के अणु से टकरा के, मतलब बर्फ क्या होगा, घुलेगा। क्या होगा, घुलेगा। लेकिन ये भी ध्यान देंगे, जैसे ये घुल रहा है उसी प्रकार से पानी भी जो था ना, किससे टकराया था, बर्फ से। तो पानी भी क्या हो जाएगा, जमना शुरू करेगा। मतलब यहाँ पर दोनों क्रिया एक साथ होगा। समझिए, समझिए अच्छे से, ठीक है। मतलब ये बोल रहा हूं मैं, बर्फ का जल में बदलना और जल का बर्फ में बदलना दोनों एक साथ होगा। यहाँ पर दो पदार्थ हैं, बर्फ और कौन है, जल है। दोनों के अणु आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। तो जैसे ही बर्फ जो है जल से टकराएगा, तो बर्फ जल से टकरा के बर्फ क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा कुछ मात्रा में, ठीक है। और उसी प्रकार से जल भी किसे टकरा रहा है, बर्फ से। तो जल जो है बर्फ से टकरा के कुछ मात्रा में क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि ये क्या होता है, गतिक होता है। क्या होता है, गतिक। मतलब ये गति करता रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अर्थात ऐसी विक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है और कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हो रहा है ना उत्क्रमणीय, ठीक है। बर्फ किसमें चेंज हो रहा है, जल में, और जल किसमें चेंज हो रहा है, बर्फ में। लेकिन एक दूसरे में परिवर्तन होने की जो गति है वो एकदम एक समान रहेगा, न तो कम न ज्यादा। यदि बर्फ जितनी मात्रा में जल में परिवर्तित हो रहा है उतनी ही मात्रा में जल किसमें चेंज होगा, बर्फ में, ना तो कम नहीं क्या होगा, ज्यादा। मैंने अभी आपको बताया था, मैंने आपको 50 रुपए दिया तो आप मेरे को क्या करोगे, 50 रिटर्न करोगे, फिर 50 दूंगा, फिर 50। तो इस प्रकार से मतलब एनर्जी का जितना भी आदान प्रदान होगा ना वो क्या रहेगा, एक समान रहेगा। समझ में आ रहा है। तो बर्फ जितना जल में चेंज होगा और जल इतना क्या होगा, बर्फ में चेंज होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा फ्रेंड्स, एक समान होगा, अर्थात इनमें साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा। तो यही है क्या मेरे पास, ठोस द्रव साम्यावस्था। द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ताप स्थिर रहता है, ध्यान देंगे 273 केल्विन, ठीक है। और साम्यावस्था स्थैतिक नहीं होता, गतिक होता है। वही लेने देने की क्रिया, बर्फ का जल में चेंज होना और जल का बर्फ में चेंज होना। समझ में आ गया। तो ये स्थैतिक नहीं होता, मतलब एक जगह स्थित नहीं रहता, क्या होता है, ये गतिक रहता है। समझ आया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज हमारा ये हो गया। अब ये समझ आ गया, मतलब अगला वाला भी फटाक से समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा काम क्या है हमारे पास, द्रव को किसमें चेंज करेंगे, गैस में, ठीक है। द्रव को किसमें चेंज करेंगे, गैस में। अब तो समझ में आ ही गया होगा, द्रव और गैस दोनों एक दूसरे में क्या रहेंगे, परिवर्तित होते रहेंगे। मतलब ये गतिक रहेगा और जितना एक दूसरे में परिवर्तित होगा उतना ही दूसरा वाला पहले में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित होगा। समझेंगे, ठीक है। ये देखिए मेरे पास सबसे पहले क्या होता है, पानी होता है। सबसे पहले क्या होता है, पानी। अब इस पानी को करूंगा मैं गरम, क्या करूंगा फ्रेंड्स, गरम। तो गरम करूंगा तो क्या होगा, यहां से निकलेगा वाष्प, क्या निकलेगा, वाष्प। और ध्यान देंगे ना, ये बर्तन पैक है, बंद है। ये मेरे पास बर्तन है, बर्तन को ऊपर ढकनी से क्या कर दिया हूं मैंने, ढक दिया हूं, ठीक है। अब पानी लिया मैंने इस बर्तन में और इस पानी को मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा। तो जैसे ही गर्म करूंगा तो यहां से क्या निकलेगा, भाप निकलेगा।
और ढक्कन तो बंद है, मतलब भाप बाहर जा नहीं सकता, ठीक है। तो जब भाप थोड़ा सा बना तो वो भाप इस पानी के ऊपर क्या डालेगा, दाब डालेगा, क्या डालेगा, दाब। तो जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होगा, भाप की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी। भाई पानी को गर्म करूंगा तो भाप तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। तो भाप की मात्रा बहुत सारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, भर जाएगा, भरेगा बिल्कुल, ठीक है। तो जब भाप भरेगा तो पानी के ऊपर क्या डालेगा, दाब डालेगा नहीं। इसी को बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वाष्प दाब। जल को गर्म किया तो गर्म करने से वाष्प बना, तो वाष्प के द्वारा पानी के ऊपर डाले गए दाब को क्या बोला जाता है, वाष्प दाब। समझ में आ गया, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में जब क्या हो रहा था, गर्म किया तो गैस के निकलने की दर बहुत फास्ट था। गैस निकला तो धीरे धीरे गैस की मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि होने के कारण वाष्प दाब भी क्या हो गया, बढ़ेगा ना। समझ में आया फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ठीक है, वाष्प दाब कम हो जाएगा, क्या होगा, कम, ठीक है। और जो ये निकल रहा था ना, क्या, गैस, यहां से वाष्प निकल रहा था, तो वाष्प के निकलने की गति भी क्या हो जाएगा, हल्का सा कम होगा, ठीक है। और वाष्प तो जो पहले जितना दाब डाल रहा था उससे भी हल्का सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो वही चीज है जैसे कि चलो उसको छोड़। अब ये हुआ कैसे एक्चुअल में, देखो हम क्या होता है, जब भी हम कुछ खाना पकाते हैं, ठीक है, और ढकनी रहता है, ढक्कन को ऐसा निकालेंगे तो ये देखना बहुत सारा पानी रहता है कि नहीं रहता। इसका मतलब क्या है कि नीचे में तो पहले तो पानी था, पानी को गर्म किया, वाष्प बना, और वही वाष्प फिर से पानी बन के ऊपर में ऐसे लटका रहता है। पॉइंट समझ में आपको, तो वही चीज हो रहा है क्या, तो हो क्या रहा है, पानी किसमें चेंज हो रहा है, वाष्प में, और वाष्प फिर से किसमें चेंज हो रहा है, पानी में। समझ में आया फिर, मतलब ये है कि यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ का पानी गर्म किया, वो वाष्प में चेंज हो गया, और वो वाष्प धीरे धीरे किसमें चेंज जाता है, पानी में चेंज होता है। मतलब यहाँ पर साम्यावस्था कुछ समय के पश्चात साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। समझ में आया फ्रेंड्स, ठीक है। और मैंने बताया साम्यावस्था क्या होता है, गतिक होता है, मतलब यहाँ से वाष्प निकलता रहेगा और वाष्प निकलता भी रहेगा, और इधर से जो वाष्प बना था वो फिर से पानी में चेंज होता रहेगा। इस प्रकार से इन दोनों में क्या हो जाता है, साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। समझ में आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। अगला क्या है मेरे पास, ठोस वाष्प साम्यावस्था। वही बताया था आपको, डायरेक्ट कपूर को जला देंगे तो जलाएंगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो वही क्रिया करेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, फिर देखिए एक पात्र लूंगा, पात्र में लिया क्या, आयोडीन, क्या ले लिया, आयोडीन। कुछ समय के पश्चात देखेंगे कि ये जो पूरा डिब्बा है बैंगनी वाष्प से क्या हो जाएगा, भर जाएगा, बैंगनी वाष्प से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो सेम क्रिया समझ लो, ठीक है। तो ये इस मतलब इन दोनों में भी क्या हो जाएगा, साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा, ठीक है। पहला कौन, वाष्प, और ये कौन है मेरे पास, ठोस। तो ठोस और वाष्प, यहाँ जैसे यहाँ पर द्रव और वाष्प था नहीं, जैसे इसमें साम्यावस्था स्थापित होता था, सेम टू सेम इसमें भी क्या हो जाएगा, साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाष्प हो गया, मेरे पास क्या जाएगा, ठोस। ये आयोडीन है, ठोस रहता, सॉलिड, ठीक है। तो दोनों के बीच कुछ समय के पश्चात क्या हो जाएगा, साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, ठोस होता है, कपूर होता है, आयोडीन ठोस है, आयोडीन क्या है मेरे पास, वाष्प। ठोस का वाष्प में चेंज होना और वाष्प का ठोस में चेंज होना, दोनों की दर क्या रहेगी, एक समान रहेगी, मतलब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा। समझ में आया। और ठोस का वाष्प में चेंज होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। ठोस का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन। और इसको इस रूप में शो करेंगे, लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये सब बताया, उतना पूरा आपको लिखना है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा, क्या हो गया, भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्या, रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। किसमें, रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। इसके पहले कौन सा था, भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। अब कैसे होगा उसको देखेंगे। देखिए समांगी साम्यावस्था, अब इसके दो टाइप होते हैं ना। पहला क्या होता है, समांगी साम्यावस्था, और एक क्या होता है, विषमांगी साम्यावस्था, ठीक है। एक मेरे पास क्या होगा, समांगी, और एक क्या हो जाएगा, विषमांगी, ठीक है। तो समांगी क्या होता है, सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको प्रावस्था को जानना जरूरी है, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया था, प्रावस्था 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का। पहला क्या होता है, ठोस, और एक क्या होता है, द्रव, और एक क्या होता है, गैस। इसी को प्रावस्था कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, प्रावस्था का मतलब रूप से है, पदार्थ के कितने रूप, 3 रूप। क्या क्या होता है, ठोस, द्रव, और क्या जाएगा, गैस। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रावस्था। क्या हो जाएगा, प्रावस्था, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और बताया था। क्या बताया था, एक होता है क्रियाकारक, एक क्या होता है, क्रियाकारक, और एक क्या होता है, क्रियाफल, ठीक है। आप समझेंगे।
स्टार्टिंग में जो हम पदार्थ लेते हैं वो क्या होता है, क्रिया कारक, और अंतिम जो उत्पाद बनता है वो क्या कहलाता है, क्रियाफल। जैसे कि समझेंगे, ये मेरे पास क्या होता है, नाइट्रोजन, ये मेरे पास एक गैस है, ध्यान देंगे ना, ठीक है, प्लस इसकी क्रिया किससे कराऊंगा, H2 से, ये कौन है, ये भी गैस है ना, हाइड्रोजन गैस, और अंतिम में क्या बनता है फ्रेंड्स, 2NH3 बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। ये मेरे पास कौन बन गया, अमोनिया, और ये भी मेरे पास क्या है फ्रेंड्स, गैस है ना, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, समझ में आ गया। और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब ये इधर से इधर भी तोड़ूंगा जिससे भी बन सकता है, ठीक है। बैलेंस करो, नाइट्रोजन कितना था, 2, नाइट्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 3 दूनी 6, तो इधर 3 लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं क्या, साम्यावस्था, समांगी साम्यावस्था। कैसे वो देखते हैं, ये कैसे था, गैस, इसमें है गैस, इधर भी इसमें है गैस, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड में जो है वो क्या कहलाता है, क्रियाकारक, ये क्या कहलाता है, क्रियाफल। तो क्रियाकारक, क्रियाफल, क्रियाकारक कौन कौन है, गैस है, क्रियाफल भी कौन है, गैस, मतलब वही तो हो गया ना। और ये गैस क्या है, प्रवस्था है, गैस क्या है, प्रवस्था। तो परिभाषा समझ में आया। तो क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों की प्रवस्था क्या होगा, समान, वही क्या कहलाएगा, समांगी साम्यावस्था, होगा याद आपको, ठीक है। तो जब क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों की प्रवस्थाएं क्या होती है, समान होती है, वही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, समांगी साम्यावस्था। समझ में आ गया। तो ये इसका पहला एग्जांपल था। एक आठ और एग्जांपल देख लेते हैं। एथिल एसिडेट लेते हैं, एथिल एसिडेट, CH3COO C2H5, इसका ये इक्वस है, ये जली है, ठीक है। इसका फिर से जल अपघटन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये H2 है, जल, ठीक है। मैंने रिएक्शन आपको एक बार पहले बताया था, ये जो है ना इसके साथ चला जाता है, ठीक है, और ये पूरा जो है ना इसके साथ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3COO, ये H, तो क्या हो जाएगा, CH3COOH प्लस C2H5 और ये OH, तो क्या हो जाएगा, C2H5OH। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, एसिटिक अम्ल है, ये क्या है, एसिटिक अम्ल। और ये मेरे पास क्या है, एथिल एल्कोहल, वही जो बताया था जो लोग पीते हैं, एथिल एल्कोहल। इतना समझ में आया क्या फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जलीय था, ये भी इक्वस है, जलीय, और ये भी इक्वस है। इक्वस का मतलब जलीय होता है, ध्यान देंगे ना, ठीक है। मतलब ये लिक्विड फॉर्म में था। ये जो एथिल एसिडेट है, इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, एथिल एसिडेट है, ठीक है। तो ये जो एथिल एसिडेट था ना, किस फॉर्म में था, जलीय फॉर्म में था, जलीय अवस्था, जिसको इक्वस बोला जाता है, ठीक है। तो एथिल एसिडेट जलीय अवस्था में था। इसका फिर से इसमें मतलब कुछ मात्रा में और पानी डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या रहेगा, इक्वस इक्वस। समझ में आ गया। देखो प्रवस्था समान है, इक्वस था, जली था, ये भी क्या है, इक्वस है, ये भी क्या है, इक्वस। इधर का कौन थे, क्रियाकारक, ये कौन है, क्रियाफल। तो क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों की प्रवस्थाएं कैसी है, एक समान है, तो क्या कहलाएगा, समांगी साम्यावस्था। समझ में आ गया फ्रेंड्स, आ गया ना। सेम टू सेम इसमें करना है, कुछ नहीं करना है आपको, इसका उल्टा कर देना। समांगी था, ये किसमें है, विषमांगी में, मतलब क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों की प्रवस्थाएं एक समान नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा, विषमांगी साम्यावस्था। परिभाषा हो गया, ठीक है। तो जब क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों की प्रवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है या असमान होती है तो वो क्या कहलाती है, विषमांगी साम्यावस्था। समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसका कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में क्या कर ले सकते हैं हम लोग, लिक्विड को चेंज कर दो गैस में, कर सकते हैं नहीं। H2O लिक्विड था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और ये H2O किसमें चेंज होता है, गैस में, हो सकता है नहीं। अभी हम लोग इसके पहले किए थे भौतिक प्रक्रम वाला, हाँ तो वही है, लिक्विड था, मैंने किसमें चेंज कर दिया, गैस में। और ये कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है, जैसे मैंने आपको बताया था किसमें, लिक्विड गैस, सेकंड नंबर वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, विषमांगी का, ठीक है। एक आधा और एग्जांपल हो सकता है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे, इसको लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस, इसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरे पास क्या होता है, सॉलिड होता है, क्या होगा, सॉलिड। इसमें कुछ मात्रा में इक्वस करेंगे, मतलब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जलीय करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सा रूप में था, सॉलिड रूप में, इसको क्या करेंगे, इक्वस बनाएंगे, मतलब जलीय करेंगे, मतलब कुछ मात्रा में वाटर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूटेगा, ये क्या हो जाएगा, टूटेगा, तो Ca डबल प्लस होगा फ्रेंड्स, और अलग निकलेगा 2OH माइनस, निकलेगा नहीं, Ca इसको लेके निकलेगा, 2 प्लस
और OH कितनी बार था 2, तो 2OH क्या जाएगा माइनस। ध्यान देंगे जब भी कोई पदार्थ टूटता है तो प्लस और माइनस की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो Ca में डबल प्लस, तो OH में तो एक ही माइनस होता है, तो इसलिए सामने क्या लगाना पड़ गया 2, तो 2 ठो माइनस हो जाएगा और 2 ठो क्या जाएगा प्लस। तो जब भी कोई पदार्थ टूटेगा तो प्लस और माइनस की संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, एक समान होती है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अभी क्या होता है, ये इक्वस में होता है और ये भी क्या रहता है इक्वस, मतलब वो क्या होगा इक्वस में, तो पानी डाल रहा हूं ना, तो सॉलिड था, तो सॉलिड था, सिंपल है भाई। शक्कर है, ठीक है, शक्कर में क्या डाल, पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा ना, मतलब रूप क्या हो जाएगा, चेंज ही हो जाएगा। तो वही चीज हुआ, ठीक है। तो ये मेरे पास सॉलिड था, उसको इक्वस किया, तो ये इसको इक्वस किया, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा इक्वस, मतलब क्रियाकारक और क्रियापद दोनों के प्रवस्थाएं कैसे दिख रही है, भिन्न भिन्न। ये सॉलिड है और इक्वस है, मतलब जलीय और क्या है चलिए, तो दोनों की प्रवस्थाएं कैसी है, भिन्न भिन्न है। तो कौन सी प्रवस्था हो जाएगी, विषमांगी साम्यावस्था। समझ में आया फ्रेंड्स, ठीक है। इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्या, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कुछ कुछ चीजें होती है वो प्रभावित करते हैं, तो इसको समझाने के लिए ली सातेलिए ने अपना एक नियम दिया था, उसको सबसे पहले जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो ली सातेलिए कौन है, एक वैज्ञानिक है, ठीक है फ्रेंड्स। ली सातेलिए कौन है, वैज्ञानिक है, उसने अपना एक नियम दिया, जिसी को क्या बोला जाता है, ली सातेलिए का नियम, ठीक है। अब नियम क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिया मैं, किसी इकाई की साम्यावस्था पर परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब और सांद्रण में परिवर्तन कर दिया जाए तो अभिक्रिया उधर जाएगी जिधर इस परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, कम होता है। ये तो परिभाषा हो गया, ठीक है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट इसको रटने का काम करते हैं। आप मतलब कई लोग, अधिकतर स्टूडेंट डायरेक्ट ऐसे पढ़ लेंगे इसको, ठीक है, और रट रुटा के एग्जाम में चले जाएंगे, उसको लिख लेते हैं, समझने का काम नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए अच्छे से इसको मतलब वो लोग लिख नहीं पाते हैं अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको इसको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, आप समझते जाइएगा, ठीक है। समझेंगे, मैंने क्या बोला, कोई अभिक्रिया है और वो कौन सी अवस्था में, साम्यावस्था में। कैसी है, साम्यावस्था में। और इस साम्यावस्था को यदि चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो साम्यावस्था को परिवर्तित करने के लिए 3 लोग होते हैं, अर्थात 3 तो कंडीशंस हो सकती है। क्या क्या हो सकता है, ताप, दाब और सांद्रण, मतलब 3 कारक होते हैं, ठीक है। ये जो 3 कारक है किसी भी साम्यावस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। कौन कौन, ताप, दाब और सांद्रण, ठीक है। अब यदि परिवर्तन कर दिया जाए, अब अभिक्रिया उधर जाएगा जिधर इस परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, कम होता है। समझ में आ गया। अब ये कैसे वो समझेंगे, अच्छे से समझना, ठीक है। अब समझेंगे। ये मेरे पास कौन है, राम, ये कौन है, श्याम, मान लेते हैं ये कौन है, राम, ये कौन है, श्याम। इसके पास है कितना, 100 रुपया, इसके पास कितना है, 100 रुपया, अर्थात ये साम्यावस्था में है, लेकिन अभी भी इनकी प्रकृति गतिक है, अर्थात जैसे कि ये इसको 100 रुपए देगा तो ये फिर से रिटर्न करेगा, फिर 100 रुपए देगा, मतलब ये क्या होता है, चक्कर ही चलते जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों के पास 100 रुपए ही रहेगा, ये इसको 100 देगा तो फिर से फट से 100 को इसको रिटर्न कर देगा। समझ में आ रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या रहेगी, गतिक रहेगी, और दोनों के पास पैसे की मात्रा क्या रहेगी, समान रहेगी। समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि राम और श्याम ये दोनों कौन सी अवस्था में है, साम्यावस्था में है। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब साम्यावस्था को परिवर्तित करना है भाई, क्या करना है, परिवर्तित, ठीक है। तो परिवर्तित करने के लिए 3 लोग आएंगे, 3 लोग अर्थात 3 कारक आएंगे, राम और श्याम। ये दोनों साम्यावस्था में बढ़िया आराम से चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इनकी प्रकृति में चेंज करना है, अर्थात साम्यावस्था को क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो कैसे परिवर्तित करेंगे, तो 3 कारक, ताप, दाब और सांद्रण, ताप, दाब और सांद्रण। तो इन दोनों के ताप या दाब या सांद्रण में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। मैं इन दोनों के बोला, ठीक है, ये दोनों साम्यावस्था में है और इन्हीं दोनों के ताप, दाब और सांद्रण में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। समझ में आ गया। तो परिवर्तन तो कर दिया, कैसे परिवर्तन करेंगे समझेंगे। 100 रुपए इसके पास कितना है, 100 रुपया, मैंने इसको 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, इसके पास कितना हो गया, 200, इसके पास कितना हो गया, 100। तो एक्चुअली परिवर्तन किसके पास ज्यादा हुआ है, इसके पास हुआ ना परिवर्तन, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 200। इसके पास परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। तो अभिक्रिया किधर जाएगा, अपने 50 रुपए इसको देना पड़ेगा ना भाई, तभी तो साम्यावस्था आएगा, 150। समझ में आया क्या बोला, ठीक है। तो यदि सांद्रता में परिवर्तन, यदि रुपये में परिवर्तन कर दिया जाए, यदि श्याम को 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए जाए, तो अभिक्रिया किधर जाएगा, इसकी ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।
समझ में आ रहा है? इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, तो उस प्रभाव को कम करने के लिए, मतलब देखो, तो इसके ऊपर प्रभाव पड़ा था, इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा था, ठीक है, तो अभिक्रिया कहाँ जाएगी बताओ? इधर जाएगी ना, वही लिखा है, तो अभिक्रिया उधर जाएगी जिधर इस परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? कम होता है, मतलब इसके ऊपर परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? कम होता है, अतः इसकी ओर क्या करेगी? अभिक्रिया जाएगी। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि अपन 50 रुपए इसको देगा तो दोनों के पास क्या हो जाएगा? 150। इसी को बोलते हैं क्या? ली-सातेलिए का नियम। मतलब किसी उत्क्रमणीय क्रिया की साम्यावस्था पर साम्य को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब और सांद्रण में यदि परिवर्तन कर दिए जाए तो अभिक्रिया उधर जाएगा जिधर इस परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? कम हो जाता है या फिर कम होता है, उसी को क्या बोला जाता है? ली-सातेलिए का नियम। इतना समझ में आया क्या? ठीक है, अब पॉइंट पॉइंट से क्या करेंगे? ये मेरे पास कौन था? राम, और ये कौन था? श्याम। तो राम और श्याम इन दोनों के, मतलब इस साम्य के क्या करेंगे? एक बार ताप में परिवर्तन करके देखेंगे, दाब में परिवर्तन करेंगे और एक बार सांद्रण में परिवर्तन करेंगे। तो तीनों को हम लाइन से डिफाइन करेंगे, आराम से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? सांद्रता परिवर्तन। अब हम सबसे पहले राम और श्याम की सांद्रता में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, इसमें परिवर्तन करेंगे सांद्रता में। अब होगा क्या उसको समझना है अच्छे से। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राम श्याम। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन, सिंपल है, सांद्रता मतलब एक्चुअली एनर्जी। अच्छा, ठीक है, तो उस एनर्जी अभी तो परिवर्तन किया था ना, इसके पास 100 रुपया, इसके पास क्या हो जाएगा? 100 रुपया। ठीक है, अब समझेंगे अच्छे से, समझना, इसको एक्सचेंज कर रहा हूं ना मैं, ये क्रिया कारक है और ये कौन है? क्रियाफल। जैसे ये बनता है ना, ए से क्या बनेगा? बी। ये मेरे पास कौन है? क्रिया कारक। क्या है मेरे पास? क्रिया कारक। और ये कौन है? क्रियाफल है। कौन है फ्रेंड्स? क्रियाफल। ये जो है क्रियाफल है और ये मेरे पास कौन है? क्रिया कारक। समझेंगे, इसके पास कितना रुपया? 100 रुपया। इसके पास कितना रुपया है? 100 रुपया। अभी ये दोनों साम्यावस्था में है, क्रिया कारक क्रियाफल, राम श्याम, 100 रुपया 100 रुपया, दोनों कौन सी अवस्था में? साम्यावस्था में। कौन सी अवस्था में? साम्यावस्था। अब सांद्रण में क्या करेंगे? परिवर्तन। इसको दे दिया मैं प्लस 100 रुपया। कितना दे दिया? 100 रुपया। अब इसके पास कितना हो गया? 200। उसके पास कितना हो गया? 100। तो अव्यवस्था हो गया ना, तो अव्यवस्था हो तो क्या करेगा? ये तो क्रिया कारक है, अपन में से 50 रुपए को उसको देना पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो 50 देगा, फिर अब ये 50 इसको देगा तो क्या जाएगा? इसके बाद 150, जिसके पास भी क्या जाएगा? 150 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो फिर 50 रुपए के एक्सचेंज करते रहेंगे, 100 रुपए का रखेंगे अपने पास। ठीक है, फिर 50 देगा तो क्या जाएगा? 150 हो गया, फिर ये इसको 50 देगा, फिर उसको 50 देगा, तो 50 को लेने और देने की क्रिया क्या रहेगी? चलती रहेगी, अर्थात ये साम्यावस्था क्या रहेगा? गतिक रहेगा। क्या रहेगा? गतिक रहेगा। ठीक है, और लेने और देने की क्रिया क्या रहेगी? चलती रहेगी। अब इसमें एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है, मैं बार बार बोलूंगा, या तो अग्र दिशा में जाएगा या तो पश्चिम दिशा में जाएगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अग्र दिशा का मतलब क्या है? ये अग्र होता है, ए से कहा जाएगा बी, अग्र मतलब आगे, सामने, तो अग्र दिशा इधर से इधर आएगा तो ये पश्चिम दिशा है। अब समझेंगे, कोई भी अभिक्रिया अग्र में कब होगी और पश्चिम में कब होगी, इसी को समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला? कोई भी अभिक्रिया, ये साम्यावस्था अभिक्रिया है तो आगे की ओर होगा कि पीछे की ओर, तो ये निर्भर कब करेगा कि आप राम को 100 रुपए दे रहे हो कि श्याम को 100 रुपए दे रहे हो। राम को दोगे 100 रुपया तो ये श्याम को देगा आधा अपना। ठीक है, और श्याम को दोगे तो राम को देगा। तो डिपेंड ये करता है कि आप किसकी सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हो, क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हो या क्रियाफल की सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हो। पॉइंट समझ में आया? यदि हम क्या करेंगे? क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन कर देते हैं, क्रिया कारक की सांद्रता में क्या कर देंगे? परिवर्तन, अर्थात क्रिया कारक की एनर्जी को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा? उधर जाएगा नहीं, तो उधर मतलब आगे, आगे मतलब कौन सा जाएगा? अग्र। समझ में आया? तो यदि क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी, ऐसा लिखना है आपको। समझ में आया क्या बोला? और इसको ना देकर इसको दे देते हैं, तो इसके पास 200 हो गए, इसके पास कितना हो जाएगा? 100 रुपया, तो वो इसको देगा नहीं, तो 20 रिटर्न किसके पास आएंगे? ए के पास। तो यदि क्रियाफल की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए, क्रियाफल की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया किधर होगा? पश्चिम दिशा में होगा। इतना ही थ्योरी लिखना है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, तो किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था पर दो लोग होते हैं, एक तो क्रिया कारक होता है, क्या होता है? क्रियाफल। तो किसकी सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं वह अधिक महत्वपूर्ण है। यदि क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर होगी, और यदि क्रियाफल की सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर संपन्न होगी।
इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया था? सांद्रता के लिए। ठीक है, अगला नंबर क्या अपने पास? दाब है। अगला नंबर क्या है? दाब। ये भी जस्ट इसी प्रकार से होगा। देखते हैं दाब परिवर्तन। दाब देने से आयतन कम हो जाता है, सबको मालूम है आपको। ठीक है, दाब बढ़ाने से आयतन क्या हो जाता है? कम। कैसे होगा देखते हैं। ये मेरे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में लगा है पिस्टन। क्या लगा हुआ है? पिस्टन। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी है गैस भरी हुई है। गैस के अणु ऐसे दूर दूर में थे, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, इसको दबा दिया ऐसे। ये जो ऊपर है पिस्टन, इसको मैंने क्या कर दिया? दबा दूंगा, तो दबाने से ये पिस्टन नीचे आ जाएगी ऐसे। समझ में आया? तो गैस के अणु ऐसा दूर दूर थे, सब ऐसे नजदीक नजदीक आ जाएंगे। समझ में आया फ्रेंड्स क्या बोला? तो दाब बढ़ाने से, माना इतने का आयतन क्या था? V था। अब आयतन कम हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि मैंने क्या दिया था? प्रेशर। ये पॉइंट आपको समझ में आया? ठीक है, अर्थात दाब बढ़ाने से आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो दाब मतलब इधर दाब बढ़ाने से आयतन क्या होता है? कम। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम, और दूसरा कम तो दूसरा, मतलब एक कम तो दूसरा ज्यादा, मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं, दाब बढ़ाओगे तो आयतन कम, और दाब को कम कर दोगे तो आयतन, दाब को कम कर दोगे तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पॉइंट समझ में आपको? दाब आयतन के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। इसको बढ़ाओगे तो ये, इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा, और इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, अब इसमें कंडीशंस है। ठीक है, कैसी कंडीशंस है उसको भी देख लेते हैं। अब समझेंगे। ये मेरे पास कौन था? क्रियाकारक। ये कौन था? क्रियाफल। बी बन गया। माना इसके मोलों की संख्या कितनी है? 10 है, 10 मोल। इसके मोलों की संख्या कितनी है? 20 मोल है, मान लेते हैं। ए के मोलों की संख्या, अर्थात क्रियाकारक के मोलों की संख्या कितनी है? 10 मोल है। क्रियाफल के मोलों की संख्या कितना है? 20 मोल है। मतलब मोलों में क्या है? भिन्नता है, विभिन्नता है। जैसे कभी क्रिया हुआ था ना, क्या हुआ था? N2 + 3H2 क्या बना था? 2NH3 बना था कि नहीं बना था? इधर कितने मोल है? 3 और 1 4। इधर NH3 कितना है? 2। पॉइंट समझ में आया क्या फ्रेंड्स? ठीक है, तो देखिए ये उत्क्रमणीय विक्रिया है। यहाँ पर मोलों की संख्या में क्या है? भिन्नता है, विभिन्नता है। मैंने वही मान लिया, इधर ए से क्या बन गया? बी। ए के पास कितना मोल है? 10 मोल है। बी के पास कितना मोल है? 20 मोल है। तो 10 मोल और ये क्या हो जाएगा? 20 मोल। हम कर क्या रहा हूं? दाब बढ़ा रहा हूं। तो दाब बढ़ाने से आयतन क्या होता है? कम होता है। तो इसमें प्रेशर दूंगा मैं। क्या दूंगा? प्रेशर। पॉइंट समझ में आ गया? ये दोनों एक ही पात्र में, ध्यान देंगे। ये क्रिया कारक और मेरे पास क्या है? क्रियाफल है। ये दोनों एक ही पात्र में है, जैसे ही मैंने पात्र बनाया था। ठीक है, और उस पात्र में मैं क्या दूंगा? दाब दूंगा। क्या दूंगा? दाब। तो एक पात्र में भरा हुआ है, इसमें मैं क्या दूंगा? दाब दूंगा। और दाब बढ़ाने से आयतन क्या होता है? कम होता है। अभी बताया था ना, दाब बढ़ाने से आयतन क्या होता है? कम होता है। तो ध्यान देंगे, क्रिया कारक का आयतन ज्यादा है कि क्रियाफल का आयतन ज्यादा है? देख लो ना, ये ए और मेरे पास कौन है? बी। तो बी के पास मोलों की संख्या ज्यादा है कि ए के पास मोलों की संख्या ज्यादा है? किसके पास ज्यादा है? बी के पास। तो सिंपल है, दाब बढ़ाने से अभिक्रिया पश्च दिशा में संपन्न होगी। यदि ऐसा होगा तब। समझ में आ रहा है? नहीं? ठीक है, मतलब मोलों की संख्या में भिन्नता होगा, अधिक से कहा जाएगा कम की ओर। देखिए इस पास 20 मोल, इस पास कितना है? 10 मोल। तो दाब बढ़ाऊंगा तो आयतन क्या होगा? कम। तो आयतन को कम करना है भाई। दाब बढ़ाने से आयतन क्या होता है? कम होता है। नहीं? ठीक है, तो 20 मोल है, उसको कम करना पड़ेगा। नहीं मतलब इधर आएगा, क्योंकि 20 मोल है, 5 कम से कम इसको देगा तभी 15 होगा ना। पॉइंट समझ में आया क्या? ठीक है, मतलब तो क्या बोला मैंने? दाब बढ़ाने से आयतन क्या होता है? कम होता है। तो दाब बढ़ाऊंगा और इधर। ठीक है, और यदि क्रियाफल का आयतन क्या है? मेरे पास ज्यादा है, तो अभिक्रिया पश्च दिशा में संपन्न होगा। ये पॉइंट हो गया। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं। यदि इसके पास 20 मोल है, इसके पास कितना है? 10 मोल। अब दूंगा दाब। अब दूंगा क्या? दाब। और दाब बढ़ाने से आयतन क्या होता है? कम होता है। तो आयतन को कम करना है, तो 20 से कम करेंगे इधर की ओर, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड किसके ऊपर करता है? क्रिया कारक के मोलों की संख्या ज्यादा है कि क्रियाफल के मोलों की संख्या ज्यादा है? मतलब अभिक्रिया उधर जाएगी जिसका आयतन कम होगा। इसका आयतन कम है, इसका आयतन किधर है? ज्यादा है कि नहीं? तो ज्यादा वाले को कम को देना पड़ेगा ना, क्योंकि बैलेंस करना है। ठीक है, तो अभिक्रिया कहां जाएगी? जिसका आयतन क्या होगा? कम। समझ में आ गया? इधर का आयतन कम तो उधर जाएगी, इधर का आयतन कम तो इधर आएगी। समझ में आ गया? ठीक है फ्रेंड्स,
तो इस प्रकार से मेरे पास क्या हो जाएगा, दाब। तो लिखना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर क्या होता है, दाब बढ़ाने से आयतन क्या होता है, कम हो जाता है, अर्थात दाब परिवर्तन, तो आयतन में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अतः अभिक्रिया उधर जाएगी जिधर मोलों की संख्या क्या होगी, मोलों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी, और यहाँ पर मोलों की संख्या में भिन्नता पाई जाती है। इतना लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ में आ गया आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट है ताप में परिवर्तन, ठीक है। सांद्रता में परिवर्तन कर डालें, दाब में परिवर्तन कर डालें, अब किस में परिवर्तन करेंगे, ताप में, ठीक है। चलो होगा क्या, ताप मतलब एक प्रकार की एनर्जी है, ताप टेम्परेचर एक प्रकार की क्या है, एनर्जी, मतलब या तो एनर्जी देंगे या तो एनर्जी लेंगे। एक चलो होगा क्या देखते हैं। हमारे पास दो टाइप की अभिक्रिया होती है, एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक क्या होता है, ऊष्माशोषी। एक क्या होता है बोलो, ऊष्माक्षेपी। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन, मतलब ऊष्मा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी। और जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, वो क्या कहलाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो एक क्या हो जाएगा मेरे पास, ऊष्माक्षेपी, और एक मेरे पास क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी। समझ में आ गया। तो दो टाइप की अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब समझेंगे, ये कोई अभिक्रिया मान लेते हैं, A प्लस बी क्रिया कारक था, बनेगा क्या, C प्लस डी, और कुछ मात्रा में यदि ऊर्जा निकलती है तो वो क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी। पॉइंट समझ में आया, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी। तो ये देखिए ऊर्जा भी निकल रही है, ठीक है। तो ये क्रिया कारक था, मेरे पास क्या हो गया, क्रियाफल। तो अंतिम में मेरे क्या क्या मिला, C प्लस डी, और कुछ मात्रा में क्या मिल गया, ऊर्जा। ये पॉइंट समझ में आया क्या ये चीज हो गया। लेकिन ये जो ऊर्जा होती है इसको डेलेज से शो करते हैं, किसे शो करेंगे, डेलेज से। और डेलेज का मान किस में आएगा, नेगेटिव में। अब ध्यान देंगे, मैंने यहाँ लिखा है पॉजिटिव और यहाँ लिखा है नेगेटिव, तो इसको कई विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ पर प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि क्रियाफल बन रहे हैं ना भाई, इन तीनों एक साथ प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए क्या लिखना पड़ा, जबरन मेरे को प्लस लिखना पड़ा। ये माइनस क्या होता है, इस माइनस का मतलब से पता चलता है कि ऊष्मा क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, मतलब मेरे से एनर्जी बाहर निकल रही है, ये शो करता है कौन, माइनस। पॉइंट समझ में आया। तो डेलेज का मान किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। लेकिन यहाँ का ऊर्जा किसमें लिखते हैं, पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि क्रियाफल के रूप में प्राप्त हो रहा है, और कोई भी चीज जब क्रिया कारक से क्रियाफल के रूप में प्राप्त होती है तो उसी को क्या बोला जाता है, मतलब उसको पॉजिटिव के रूप में लिखा जाता है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब समझेंगे, ये मेरे पास अभिक्रिया है, ये मेरे पास क्या है, अभिक्रिया। अब इधर टेम्परेचर, इसको देंगे ताप, क्या देंगे, ताप। ये दोनों एक ही डिब्बे में भरा हुआ है, समझेंगे, ठीक है। ये दोनों एक ही बंद पात्र में है, बंद पात्र में है। अब क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे, क्या देंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ऊर्जा, अब भी आपको बताया, क्या देंगे, ऊर्जा। तो ऊर्जा दूंगा, ऊर्जा दूंगा, ऊर्जा दूंगा। तो यहाँ पर ऊर्जा पहले से है कि नहीं, ठीक है। और ऊर्जा दूंगा मैं, ऊर्जा दूंगा, ऊर्जा दूंगा, ठीक है। तो इसका ऊर्जा हाई नहीं हो जाएगा, मतलब ऊर्जा बहुत ज्यादा क्या, मतलब बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अधिक मात्रा में ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो इसका ऊर्जा मतलब ये कौन है, क्रियाफल है। ये मेरे पास कौन है, क्रियाफल। ये कौन है, क्रिया कारक है। तो क्रियाफल की ऊर्जा ज्यादा, क्रिया कारक की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। तो अभिक्रिया पश्च दिशा में नहीं जाएगी फ्रेंड्स। पॉइंट समझ में आया। ये पूरे एक डिब्बे में भरा हुआ था, इसको मैंने क्या दिया, टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर मतलब ऊर्जा दिया, और यहाँ पर देखिए साथ में ऊर्जा निकल रहा था, क्या निकल रहा था, ऊर्जा निकल रहा था। तो ऊर्जा देने से इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई, मतलब क्रिया फल की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तो अभिक्रिया किधर जाएगा, पश्च दिशा में, मतलब उधर जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन ये गड़बड़ है, इसलिए बोलते हैं कि ऊष्माक्षेपी में टेम्परेचर नहीं देना चाहिए, टेम्परेचर नहीं देना चाहिए, मतलब टेम्परेचर खींचना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब टेम्परेचर को कम करना चाहिए बोल रहे हैं, ऊर्जा को। आप देखिए, ये ताप को कम करेंगे, ताप को क्या करेंगे, कम। किसमें, ऊष्माक्षेपी में। तो ऊष्माक्षेपी में तो टेम्परेचर को मैं क्या करूंगा, कम। तो ताप को कम करूंगा, मतलब ऊर्जा कम होगी, तो ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम, मतलब क्रियाफल का मान क्या हो जाएगा, कम। और क्रिया कारक की एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा। तो अभिक्रिया किधर जाएगी, अग्र दिशा में। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया फ्रेंड्स, ठीक है। समझना ये है ना कि ताप को बढ़ाए कि घटाए। ऊष्माक्षेपी में, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन ऑलरेडी होता है, मतलब ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा निकल रही है तो उसको ऊर्जा मतलब ज्यादा टेम्परेचर में वृद्धि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको निकालना, हमारा काम ही क्या है, ऊष्मा को निकालना। आप जबरन दे रहे हो भाई, निकालना है अपने को तो ना, ठीक है। अपने को निकालना है जब बाहर, तो एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो, क्योंकि बाद में निकालना पड़ेगा। इसलिए देने के बजाय क्या कर लो, ले लो, अर्थात ताप को कम कर दो। ताप को क्या कर देंगे, कम।
तो ताप मतलब ऊर्जा को कम करेंगे, तो ऊर्जा कम, तो ऊर्जा किधर है, क्रियाफल की ओर, मतलब क्रियाफल की एनर्जी कम और क्रियाकारक की एनर्जी क्या जाएगी, ज्यादा। तो ये मैनेज करने के लिए इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है, तो उधर जाना पड़ेगा ना, मतलब अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में। पॉइंट समझ में आया। बस उसी प्रकार से अब किसमें आते हैं, उष्मा शोषी में। तो जानते हो ऐसे भी क्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, क्या कहलाता है, उष्मा शोषी कहलाता है। ठीक है, तो A + B क्या बना, C + D माइनस ऊर्जा, ये प्लस ऊर्जा था तो उष्मा क्षेपी था, माइनस ऊर्जा तो क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। लेकिन डेलिसिस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। पॉइंट समझ में आ रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि उष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डेलिस को क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। अब समझ जाइए क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव उष्मा क्षेपी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव माइनस ऊर्जा। पॉइंट समझ में आया क्या, ठीक है। अब इस माइनस ऊर्जा को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक समझिए आप, A + B माइनस को इधर लाऊंगा तो प्लस ऊर्जा होगा कि नहीं होगा, और उधर कौन हो जाएगा, C + D होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स। अब आप खुद समझदार हैं, अब क्या कर सकते हैं, ताप को बढ़ाते हैं। अब तो ये अभिक्रिया है मेरे पास, दो कंडीशन करते हैं, ठीक है। एक बार ताप को बढ़ाऊंगा, एक बार ताप को घटाएंगे। तो ये एक बंद पात्र में है, ताप को बढ़ाता हूं, ताप को बढ़ाता हूं तो ऊर्जा बढ़ेगा, ताप को बढ़ाता हूं तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और ऊर्जा बढ़ जाएगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी क्या जाएगी, कम, तो अभिक्रिया इधर जाएगी, मतलब अग्र में जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगली कंडीशन कर सकते हैं, ताप को कम करूंगा तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऊर्जा कम हो जाएगा तो उधर को ऊर्जा इधर आएगा, मतलब पश्चिम दिशा में आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोला मैं, कर क्या रहा उसको देखना है, ठीक है। ताप को घटा रहे हो क्या, बढ़ा रहे हो क्या, ठीक है, उसको देखना बस, ठीक है। तो उष्मा शोषी इसी को याद रखना है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप को बढ़ा दिया जाए, ताप को बढ़ा दिया जाए तो ऊर्जा बढ़ जाएगा, और ऊर्जा बढ़ जाएगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, ठीक है। और ताप को कम कर दोगे तो ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम, तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक हो गया खत्म अपने पास, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी, घंटी को भी दबा दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी CGPS सीख कर रहे हैं उनको भी आप पूरा अपने दोस्तों को पूरा शेयर कर सकते हैं। और हमारी यह सीरीज कंटिन्यू चलती जाएगी, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टाटा बाय बाय।